हेलो एंड वेलकम टू रागा क्लासेस। आप सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं अपने जनवरी करंट अफेयर्स का पार्ट 2। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि हम हर महीने के करंट अफेयर्स 2 से 3 वीडियोस में कवर करेंगे, तो इसी तरीके से हम जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स जो हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 नवंबर पेपर के लिए तैयार कर रहे हैं वो हम 3 वीडियोस में करेंगे। तो ये हमारी सेकंड वीडियो है जहां पर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और नेशनल करंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। और इनकी जो भी पीडीएफ होगी वो आपके क्लास के नीचे ही मिलेगी। जो आप लोगों ने करंट अफेयर के कोर्स को बाय कर रखा है उस करंट अफेयर के कोर्स वीडियो के साथ में ही इस पीडीएफ को भी अटैच करा जाएगा। तो अगर आप बाद में रिवीजन के लिए इन नोट्स को प्रेफर करना चाहते हो, रेफर करना चाहते हो, तो आपको वो करंट अफेयर सेक्शन के नोट्स में ही मिलेगी रागा क्लासेस ऐप के लिए। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक रागा क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो आप जाकर एंड्रॉइड में प्ले स्टोर खोलेंगे तो वहां पर रागा क्लासेस ऐप आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी इस समय पे कॉस्ट सिर्फ 499 रुपीज है आफ्टर डिस्काउंट। बाद में इसका प्राइस और बढ़ने वाला है वैसे जैसे हमारा समय आगे बढ़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स में हमारे पास सीट भी अब बहुत लिमिटेड ही बची हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ में। तो सबसे पहली जो हमारा करंट अफेयर वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही है और वो ये है कि जनवरी 12 को ये न्यूज आई कि इसरो लॉन्च करने वाला है अपना पहला मिशन 2026 का। अब ये PSLV C62 से लॉन्च होने वाला है। अब ये जो लॉन्च करा गया ये लॉन्च करा गया श्री हरिकोटा से, यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वहां से इसको लॉन्च करा जाएगा। ये फर्स्ट स्पेस लॉन्च होगा 2026 का, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये मल्टी पेलोड मिशन है, यानी कि एक सैटेलाइट नहीं बल्कि उसमें काफी सारे पेलोड जो है वो जाने वाले हैं। ये स्केड्यूल होगा श्रीहरिकोटा से। अब ये हो चुका है, ये फेल भी हो चुका है। अगर आपको नहीं पता, पहला जो मिशन था इसरो का वो फेल हो गया था। तो इसमें जो प्राइमरी पेलोड है वो है EOS-N1, जिसको हम अन्वेषा भी बोलते हैं। ये एक हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो बनाई गई है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के द्वारा। अब इसका जो यूज होगा वो होगा बॉर्डर सर्वेलांस के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, सिविलियन एप्लीकेशन चलाने जैसे एग्रीकल्चर प्लानिंग के लिए, अर्बन मैपिंग के लिए, मिनरल डिटेक्शन के लिए, यानी कि इसके मिलिट्री और सिविलियन यूज दोनों होने वाले हैं। री एंट्री एक्सपेरिमेंट यानी कि एक ऐसा कैप्सूल है जिसको बनाया गया है स्पेनिश स्टार्टअप के द्वारा। उसका नाम है यूरोप का केस्ट्रल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर। ये दूसरी बार स्पेस में एंटर करेगा। और एक बात आपको थोड़ा ध्यान ये रखना है कि ये इंडिया की फर्स्ट ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट रीफ्यूलिंग पेलोड है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए कि इसरो की पहली जो फ्लाइट थी 2026 की उसमें क्या क्या था। तो अन्वेषा को याद रखेंगे जो कि एक हाइपर स्पेक्ट्रल ऑर्बिटल सैटेलाइट है जिसके मिलिट्री और सिविलियन यूज दोनों हैं। दूसरे न्यूज पर आते हैं, वो है आर्टिमीज मिशन। तो आर्टिमीज मिशन जो है वो नासा के द्वारा लेकर आया गया था। पहला जो आर्टिमीज मिशन था उसमें एक इंसान को मून तक पहुंचाया गया था। सिमिलरली आर्टिमीज 2 मिशन में भी यही करा गया। आर्टिमीज जो पहला मिशन था उसमें आप देखेंगे कि 1972 में यह पहला मिशन लॉन्च करा गया था कि हमें मून के करीबी तक मानव जाति को लेकर जाना है। वी हैव टू कैरी ह्यूमंस टू द मून्स। फिर ये अब सेकंड स्केड्यूल्ड फ्लाइट होगी आर्टिमीज की, जिसमें कोई जो मिशन जाने वाला है और इसमें यह भी बोला जाएगा कि भाई 4 नासा के एस्ट्रोनॉट जाएंगे। उसमें हम एक पर्सन ऑफ कलर को लेकर जाएंगे, यानी कि वो व्हाइट नहीं होगा, गोरा नहीं होगा, मतलब वो व्हीटिश या फिर यूरोपियन या फिर वो एशियन अफ्रीकन कुछ भी हो सकता है। और इसमें एक वुमेन भी जाएगी, यानी कि हम वुमेन को भी मून पर लेकर जाएंगे। अब यहां पर और बोला गया है कि इसको जो लॉन्च करा जाएगा ये करा जाएगा फरवरी में। लेकिन ये फरवरी में, अब क्योंकि हम तो जुलाई में आ चुके हैं, तो ये फरवरी में लॉन्च नहीं हो पाया था क्योंकि कोई हाइड्रोजन लीक हो गई थी। फिर इसको मार्च में स्केड्यूल करा, ये मार्च में भी लॉन्च नहीं हो पाया। फाइनली इसको अप्रैल में लॉन्च करा गया सक्सेसफुली।
अब आर्टेमिस 2 में नासा का प्रोग्राम है टू रिटर्न ह्यूमंस टू द मून एंड प्रिपेयर फॉर मार्स। इसका गोल क्या था? लैंड द फर्स्ट वुमेन एंड द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर ऑन द मून। और जो लूनर सरफेस है, जो मून का सरफेस होता है उसको हम लूनर सरफेस बोलते हैं, उसको एक्सप्लोर करना इसका ऑब्जेक्टिव था। इट इज अ क्रिटिकल स्टेप टूवर्ड्स बिल्डिंग अ सस्टेनेबल लूनर प्रेजेंस, यानी कि हम मून को एक्सप्लोर कर कर वहां पर अपनी सस्टेनेबल प्रेजेंस लेकर आना चाहते हैं। जैसे कि इलॉन मस्क का पहले गोल था कि हमें मार्स में एक हैबिटेट बनाना है, यानी कि मार्स में ह्यूमंस के लिए रहने की जगह बनानी है। तो अभी रिसेंटली इलॉन मस्क ने यह बोला कि शायद ऐसा हो सकता है कि मार्स से पहले हम चांद पर अपना घर बना लेंगे। तो इसलिए नासा का भी आर्टेमिस मिशन उसी को ही एक्सप्लोर करता है। और इट इज एक्सपैंडिंग द नॉलेज ऑफ ह्यूमन एंड बेनिफिट द लाइफ ऑन अर्थ, मतलब ज्यादा कुछ खास नहीं। तो आर्टेमिस 2 जो है वो लूनर फ्लाई बाय से होने वाला है 2025 से। आर्टेमिस 3 भी होगा, वो 2028 में होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं वॉयेजर पर। ये भी इससे रिलेटेड ही न्यूज है। तो वॉयेजर का क्या पर्पस है ये अब देखो क्या होता है, आपसे पूछ लेंगे कि आर्टेमिस 1 कब लॉन्च हुआ, वॉयेजर 1 कब हुआ, तो आपको मैच द फॉलोइंग में या दो स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आर्टेमिस था वो 1972 में पहली बार लेकर आया गया था, और जो वॉयेजर है वो 1977 में लेकर आया गया था। वॉयेजर मिशन का क्या पर्पस था? वॉयेजर मिशन का पर्पस ये था कि जो सोलर सिस्टम के बाहर प्लैनेट्स हैं, हमें उनको एक्सप्लोर करना है। दैट वाज द पर्पस और द ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉयेजर 1 मिशन। अभी इट इज करंटली द मोस्ट डिस्टेंट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ। जो वॉयेजर 1 था वहां पर उन्होंने स्पेसक्राफ्ट भेजा होगा अपना, तो वो जो स्पेसक्राफ्ट है वो अभी तक का ऐसा पहला मैनमेड ऑब्जेक्ट है जो हमारी पृथ्वी से सबसे दूर है। मतलब पृथ्वी से दूर तो बहुत सन भी है, लेकिन वो तो मैनमेड नहीं है। वॉयेजर 1 मैनमेड है। तो इट इज करंटली द मोस्ट डिस्टेंट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ। वॉयेजर मिशन हैज इंक्लूडेड फ्लाईबाइज ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न। और इसी समय पर हमने सैटर्न की रिंग्स को भी आइडेंटिफाई करा था, सैटर्न के 5 मून्स को आइडेंटिफाई करा था, क्योंकि ये जुपिटर और सैटर्न के पास से गुजरता हुआ गया था। तो क्या बोला? वॉयेजर 1 इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द फर्स्ट, ये तो हो चुका। इंस्ट्रूमेंट इसके बहुत सारे थे कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट का इन्होंने यूज करा था टू एक्सप्लोर द आउटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि कॉस्मिक रे सब सिस्टम, प्लाज्मा वेव सब सिस्टम, इंफ्रारेड इंटरफेरोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर एंड रेडियोमीटर। तो इसको हम आइरिस के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं, क्योंकि लॉन्च तो 1977 में हुआ था। एक तरीके से ये मानेंगे कि अब इसको 50 साल से ज्यादा हो जाएंगे। तो इट क्रॉस्ड इनटू द इंटरस्टेलर स्पेस इन अगस्त 2012, यानी कि ये सोलर सिस्टम से बाहर 2012 के बाद गया है। इन्होंने जोवियन रिंग्स का मतलब जो जुपिटर की रिंग्स हैं उसको इसने आइडेंटिफाई करा, जिस और जोवियन मून्स को इसने आइडेंटिफाई करा। जोवियन मतलब जुपिटर मून। इन दो मून के नाम क्या है? थीबी एंड मेटिस। इसने सैटर्न की एक जी रिंग को आइडेंटिफाई करा और सैटर्न के 5 मून्स को भी आइडेंटिफाई करा। तो यहां पर ना सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट्स हैं इनके बीच में एक बहुत बड़ा कंपटीशन चलता है कि किस प्लैनेट्स के पास कितने ज्यादा मून्स हैं। जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ के पास एक मून है, एक चांद है। आपका भी एक ही चांद होगा जहां तक मुझे पता है। वैसे ही सैटर्न के पास 70 से ज्यादा चांद है, वो यहां पर बोला जा रहा है। फिर एक है डस्ट एक्सपेरिमेंट, ये दूसरी खबर है और ये इसरो से रिलेटेड है। तो इसरो ने रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट लॉन्च करा जिसका नाम है डस्ट एक्सपेरिमेंट। दैट एन इंटरप्लैनेटरी डस्ट पार्टिकल एंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर अप्रोक्सीमेटली एवरी 1000 सेकेंड। तो इन्होंने क्या ये बोल रहे हैं कि हर 1000 सेकंड में हम ये देखते हैं कि जो इंटरप्लैनेटरी डस्ट है और प्लैनेट्स के जो डस्ट हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू हंट फॉर दीज इंटरप्लैनेटरी डस्ट पार्टिकल्स। हम उन प्लैनेट के डस्ट को ढूंढेंगे और उनके ऊपर रिसर्च करेंगे। तो
इट इज डेवलप्ड बाय, ये जो डस्ट एक्सपेरिमेंट है उसको लेकर हम काफी इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी यानी कि PRL, और ये कहां पर है, ये अहमदाबाद में है। ठीक है, इट वॉज फ्लोन ऑन PSLV ऑर्बिटल, ये जनवरी 2024 में फ्लाइट लॉन्च हुई थी, सक्सेसफुल रही थी। ठीक है, एट द कोर ऑफ द एक्सपेरिमेंट उसमें क्या है, एक 3 किलो का डस्ट डिटेक्टर बना रखा है हमने, और वो कटिंग एज हाइपर वेलोसिटी प्रिंसिपल के ऊपर चलता है, और 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर उसको रखा गया है हमारे एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, तो 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो इंटरप्लैनेटरी डस्ट को हंट कर कर उसके ऊपर रिसर्च करेगा। यही यहां पर न्यूज है जो आपको पता होनी चाहिए। फिर एक और खबर है, और वो है यहां पर हबल। आपको पता होना चाहिए कि हबल इज अ टेलीस्कोप। नाउ इट डिस्कवर्स स्टारलेस डार्क मैटर। डार्क मैटर क्या होता है? डार्क मैटर वो होता है जो एक्चुअली में हमारे स्पेस में एग्जिस्ट करता है, बट वो हमें कभी दिखता नहीं है। अच्छा, व्हाट कंफर्म्स कि डार्क मैटर एक्चुअली में होता है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि ऐसी बहुत जगहों पर हमने देखा है कि लाइट जो है वो बेंड हो रही है। जो सोलर सिस्टम में लाइट आ रही है वो हमें बेंड होती हुई नजर आ रही है, लेकिन जब हम देखते हैं कि वो बेंड कैसे हो रही है तो हमें कुछ अपनी आंखों से या फिर टेलीस्कोप से वो डार्क मैटर दिखता ही नहीं है। बट देयर इज प्रेजेंस ऑफ डार्क मैटर। तो अब यहां पर यह बोला गया है कि एस्ट्रोनॉमर्स मे हैव डिस्कवर्ड अ प्रीवियसली अननोन टाइप ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, जिसको क्लाउड 9 बोला गया है। क्लाउड 9 जो है वो हमें बता रहा है कि वो शायद स्टारलेस डार्क मैटर है। देखो, जब स्टार बर्स्ट हो जाता है तो बहुत सारा मैटर उसमें से रिलीज होता है, लेटर इट बिकम्स इनविजिबल, और फिर वो लाइट को बेंड करने लगता है ना। अब अगर आप ये मान के चलो कि मैं बॉल फेंक रहा हूं ऐसे, ठीक है, अब मैंने बॉल फेंकी, अगर मैं इस पर पेन मारूंगा तो पेन इस बोर्ड पर नीचे लगकर नीचे गिर जाए, ऊपर लगकर नीचे गिर जाएगा। तो मुझे ये पता चल गया कि हाँ, बोर्ड जो है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि पेन वहां लगा, अब मैंने यूं फेंका तो हाथ पे लगा और वो नीचे गिर गया। बट यू आर एबल टू सी माई हैंड, राइट? लेकिन आप ये मान के चलिए कि जैसे अगर यहां पर रोशनी आ रही है और मैंने हाथ लगा दिया तो रोशनी रुक जाएगी या मेरे हाथ के पीछे परछाई बन जाएगी, राइट? अब क्या हो रहा है, अब जैसे ही यहां पर लाइट आ रही है तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है यहां पर, लेकिन लाइट जो है वो यू करके बेंड हो रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है यहीं से ही, और मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा। दैट इज कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ द डार्क मैटर। तो वो डार्क मैटर आता स्टार से ही है, लेकिन अभी हमें क्या है, स्टार लेस डार्क मैटर मिला है। तो यहां पर इट इज लोकेटेड अराउंड 14 मिलियन लाइट ईयर फ्रॉम द अर्थ, मतलब ये 14 लाइट ईयर्स दूर है हमारे अर्थ से, ये बोला जा रहा है। फिर एक नई दूसरी खबर, वेरा सी र्यूबिन ऑब्जर्वेटरी। अब ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये कुछ इमेजेस को लेकर आई है। आपको बस पता होना चाहिए कि जो ये वेरा सी र्यूबिन ऑब्जर्वेटरी है ये एक्चुअली में कहां पर है। ये 8684 मीटर अबव है, फीट अबव है सी लेवल एट कैरो पोंचो माउंटेन्स इन द चिलियन एंडीज। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि क्या लोकेशन है, कौन से माउंटेन के ऊपर है। अच्छा, ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर के नाम पर है जिन्होंने सबसे पहले डार्क मैटर के बारे में बात करी थी। उस क्या नाम है उस एस्ट्रोनॉमर का? वेरा सी र्यूबिन। 1970s में वेरा सी र्यूबिन ने सबसे पहली बार डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करी थी। तो इस जो वेरा सी र्यूबिन ऑब्जर्वेटरी है इसके 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला है कि हम अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। हमें इन्वेंटरी क्रिएट करनी होगी, जो भी एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं सोलर सिस्टम के अंदर, हमें पता होना चाहिए कि कौन से यहां पर कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड घूम रहे हैं। तीसरा, हमें मिल्की वे और उसकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना होगा। आपको पता है कि हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम मिल्की वे है। सोलर सिस्टम हमारी ही मतलब सोलर सिस्टम जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी का ही पार्ट है। एंड वी विल एक्सप्लोर लाइक एक्सप्लोडिंग स्टार्स, ब्लैक होल्स जो भी मिल्की वे के अंदर है। तो ये इसके 4 जो हैं वो ऑब्जेक्टिव थे र्यूबिन ऑब्जर्वेटरी के, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चल
आगे चलते हैं। आईआईटी मद्रास हैज लॉन्च परम शक्ति सुपर कंप्यूटर। अब यूपीपीसीएस इससे रिलेटेड बहुत बार सवाल पूछ चुका है और यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि आईआईटी मद्रास ने लॉन्च करा एक नया सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम शक्ति। अब यहां पर थोड़े बेसिक फैक्ट्स पर आ जाते हैं। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को लॉन्च करा गया था सन 2015 में। परम शक्ति जो अभी लॉन्च करा गया जनवरी 2026 में, उसकी क्या खास बात है? इट इज एन इंडिजीनियस डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड, मतलब भारत में ही इसका जो है वो निर्माण हुआ। 3 पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है और अभी तक जो भी इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें अभी तक ये सुपर फास्ट माना गया है, मतलब इससे ऊपर कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है। इंडिया का अगर सुपर कंप्यूटिंग, वेदर या एआई एडवांसमेंट के ऊपर हम प्रभाव देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो ये हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हैं उन वो कौन से हैं। तो सबसे पहला हमारा सुपर कंप्यूटर था परम 8000। ये आपको पता होना चाहिए। यूपीपीसीएस में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में आपको 3 स्टेटमेंट्स डालकर ये दे देंगे। तो परम 8000 इज द इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। उसके बाद आया परम प्रवेगा, ये इंडिया का साइज की बात हो रही है, लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर है परम प्रवेगा। फिर परम शिवाय, ये इंडिया का पहला इंडिजेनसली बिल्ड है, मतलब इंडिया में ही हमने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया, उसका नाम है परम शिवाय। और एक है ऐरावत, ये कॉमन कंप्यूट प्लेटफॉर्म है जहां पर हम नॉलेज और एआई नॉलेज को जो है वो डिस्कस करते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं कि इससे रिलेटेड और क्या हम चीजें यहां पर देख सकते हैं, तो वो ये है कि इंडिया हैज डेवलप्ड 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन अंडर मिशन मौसम। तो ये अब दूसरी न्यूज जो है वो चल रही है। सुपर कंप्यूटिंग से रिलेटेड यही था। सुपर कंप्यूटिंग के थ्रू हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि हम पुराने 50 साल के वेदर के डेटा को यूज कर कर मॉनसून के अंदर क्या प्रिडिक्टेबिलिटी है उसको लेकर आ सकते हैं। डिजास्टर्स को लेकर हम उसके डेटा को कोलेक्ट कर कर डिजास्टर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये सुपर कंप्यूटर का कुछ एक पार्ट है। सुपर कंप्यूटर्स और चीजों में भी यूज करे जा सकते हैं। तो अब थोड़ा बात कर लेते हैं 3D प्रिंटेड वेदर स्टेशन के बारे में जो मिशन मौसम के अंडर बनाया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा एक 2000 करोड़ का मिशन मौसम लेकर आया गया था, जिसका मेजर पर्पस यही था कि हम मेटीरोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करेंगे। नो व्हाट इज मेटीरोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर? जैसे कि हमारा वेदर डॉपलर रेडार होता है जिसके थ्रू हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि भारत में मॉनसून कब आने वाला है। जैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि मॉनसून 1 जून को आएगा, 4 जून को आएगा। तो ये सारी चीजें हम कैसे करते हैं? ये हम मेटीरोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या जो हमारा इंडियन मेटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है आईएमडी, वो कैसे प्रिडिक्ट करता है? वो इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू प्रिडिक्ट करता है। प्रोजेक्ट मौसम में भी हम यहां पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, जिसमें सरकार ने 2000 करोड़ रुपए एलोकेट करे थे। मिशन मौसम फोकसेस ऑन एलिमिनेटिंग डेटा गैप्स, यानी कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना स्ट्रांग बना देंगे कि वो सारे सालों के डेटा को एक साथ कोलेट कर कर एक प्रिडिक्टेबिलिटी हमें दे सकता है। स्पेसिफिकली इन क्लाइमेट सेंसिटिव रीजन जहां पर क्लाउड बर्स्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, या बाकी सारी चीजें जो, या फिर हम बोलेंगे अर्बन एरियाज में, जिससे कि हम फोरकास्ट एक्यूरेसी को अच्छा इंश्योर कर सकें। फोरकास्ट एक्यूरेसी का मतलब जैसे कि अगर आप वेदर ऐप देखते हो, वेदर ऐप में लिखा होता है कि भाई 75% ऑफ चांस रेन है ना, 75% चांस ऑफ रेन टुडे। तो वो 75% मतलब वो 100% एक्यूरेट होना चाहिए कि 75% आशंका है कि आज बारिश होगी। और अगर लिखा आ गया 100%, अब देखो किसानों को ना बिल्कुल भी आईएमडी के ऊपर भरोसा नहीं है। आईएमडी वालों को ये कहते हैं कि अगर आईएमडी वालों ने बोला कल बारिश होगी तो किसान कहेगा कल तो मैं फसल पक्का बोऊंगा क्योंकि कल बारिश नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है जो आईएमडी वाला बोलने वाला है वो तो नहीं होने वाला। तो हमारे किसान अभी आईएमडी डिपार्टमेंट के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। ठीक है, एक और चीज है रूबिन, एनवीडिया का एआई सुपर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। तो एनवीडिया ने क्या अनवेल करा है? रूबिन एक जीपीयू। ठीक है, ये एक तरीके से ये मान के चलिए कि एआई कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो कि यूएस के चिप जायंट
करंट ब्लैकवेल आर्किटेक्चर को रिप्लेस करने वाला है। बहुत छोटी सी चीज है, र्यूबिन आपको पता होना चाहिए। एक र्यूबिन ये है, एक र्यूबिन दूसरा था जो मैंने आपको बताया था। तो रूबिन क्या है? नेक्स्ट जनरेशन जीपीयू आर्किटेक्चर है, टाइटली इंटीग्रेटेड एआई कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, जो कि रिप्लेस करेगा यूएस के चिप जायंट करंट फ्लैगशिप ब्लैकवेल आर्किटेक्चर को। रूबिन एनवीडिया का फर्स्ट एक्सट्रीम कोर डिजाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर 6 एआई चिप्स होंगी और वो यहां पर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी और सिस्टम सॉफ्टवेयर सारी चीजों को इंटीग्रेट कर एक ही चीज पर काम करने वाला है। साथ ही में ही दूसरी एक यहां पर न्यूज आपको जो पढ़नी है वो है, जो हमारा इंडियन साइंटिस्ट हैं, दे हैव डेवलप फर्स्ट सुपर कंप्यूटर पावर्ड सिमुलेशन, जो कैप्चर करना चाहते हैं एमपेम्बा इफेक्ट को। एमपेम्बा इफेक्ट जो है वो यहां पर नेम्ड है आफ्टर अ टेंजानियन स्टूडेंट इरास्टो एमपेम्बा, जिन्होंने उसको पहली बार 1969 में बताया था। तो इसमें क्या बोला जाता है कि वेयर हॉट वाटर फ्रीजेस फास्टर देन कोल्ड वाटर अंडर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ये एमपेम्बा इफेक्ट है, जहां पर जो गर्म पानी है वो उसकी बर्फ जल्दी जम गई कंपेयर टू ठंडा पानी। तो इसका मतलब ये एमपेम्बा इफेक्ट है जो बोला गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे साइंटिस्ट ने एक सिमुलेशन बनाया है, मतलब एक तरीके से आर्टिफिशियल वे में हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि क्या ऐसे सच में हो सकता है, नहीं हो सकता। आप इसको एक बार रीड करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं, जस्ट रीड इट। चलो, आई होप आपने इसको अभी तक रीड जो है वो कर लिया होगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। इंडिया रजिस्टर्स हाई यील्डिंग सिंथेटिक कैटल ब्रीड्स। अब यहां पर ना आपके माइंड में आएगा ये सिंथेटिक कैटल ब्रीड क्या होता है। तो जो दो ब्रीड्स होती हैं काऊ की, जैसे कि बहुत सारी ब्रीड्स होती है, जैसे काऊ में आपने थारपरकर इंडिया की एक ब्रीड सुनी होगी, वैसे ही बहुत सारी फॉरेन ब्रीड्स भी होती है, जैसे कि होल्स्टाइन फ्रीजियन, ये नॉर्वे और हॉलैंड की काऊ ब्रीड है जो बहुत ज़्यादा मिल्क देती है। वैसी ब्राउन स्विस एक बाहर की इंग्लैंड की ब्रीड है, वैसी जर्सी यूएस की ब्रीड है। तो हमने क्या करा, हमने यहां पर क्रॉस हाइब्रिडिंग करी है, मतलब दो काउस के बीच में इंटरकोर्स करवाकर एक नया काफ जो है वो पैदा करा है ना, वही मातृसनी। अब जैसे कि एक अमेरिकन वुमेन है और अफ्रीकन मैन है, उनकी जो शादी होगी उसके बाद जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा, वो अफ्रो अमेरिकन हो जाएगा। समझ आया आपको? वैसे ही आपको नजर आएगा, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि आई एम हाफ रशियन हाफ अमेरिकन, यानी कि एक पेरेंट रशिया से था, एक पेरेंट अमेरिका से था, तो हाफ रशियन हाफ अमेरिकन पैदा हो गया। वैसे ही अब यहां पर हमने सिंथेटिक कैटल ब्रीड जो लेकर आए हैं उसका नाम है करन फ्राइज। अब करन क्या है यहां पर? करन है यहां पर थारपरकर का कर, और फ्राइज जो है वो है होल्स्टाइन फ्रीजियन का। तो दोनों को मिलाकर हमने करन फ्राइज ब्रीड पैदा करी। ये ब्रीड कहां पर हुई? डेवलप करनाल हरियाणा में, डेवलप्ड बाय नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब आपको ना मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं जो हमें अक्सर पता नहीं होती है। हमेशा से मैं ये बात कहता आया हूं और ये बात ओशो ने भी कही थी। ओशो ने ये कहा था कि जो गाय का दूध हम पीते हैं वो एक्चुअली में हमारे लिए नहीं, वो गाय के बछड़े के लिए दूध होता है। लेकिन बात को अगर गहराई से समझा जाए और साइंटिफिक प्रोसेस को समझा जाए तो वो बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप किसी काऊ की लैक्टेशन साइकिल को देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि एक काऊ दूध देना स्टार्ट कब करती है। काऊ विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क आफ्टर शी हैज गिवन बर्थ टू अ काफ। यानी कि जैसे ही एक बछड़े को काऊ ने पैदा करा, उसके ही एक हफ्ते बाद द काऊ विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड इट विल कीप ऑन प्रोड्यूसिंग मिल्क टिल 300 डेज, और उसके बाद काऊ जो है वो ड्राई ऑफ हो जाती है। यानी कि 300 दिन के बाद काऊ विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग मिल्क। ये एक नेचर का सिग्नल है कि अब जो बछड़ा है वो 300 दिन से ज्यादा का हो गया है, उसको अब दूध पीने की जरूरत नहीं है।
तो नाउ द काफ और द मिनी काओ कैन ऑल्सो फीड अपॉन फॉडर, जो काउ फूड होता है, वेजिटेबल्स या फिर जो भी गाय खाती है, राइट। अब काउ विल हैव टू गो अनदर इंटरकोर्स, शी विल हैव टू रिप्रोड्यूस अनदर काफ, उसको एक बच्चा और पैदा करना पड़ेगा, देन एक और लैक्टेशन साइकिल जो है वो बिगिन होगी। तो अगर मैं हॉल्स्टाइन फ्रीजियन इसकी लैक्टेशन साइकिल देखूंगा तो मैक्सिमम ये 8,000 लीटर दूध दे सकती है 300 दिन के अंदर। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे 300 से तो एवरेज बेसिस पर 25 से 30 लीटर दूध जो है वो आ जाएगा, राइट। तो हाँ, मतलब इतना जो है वो दूध आ जाएगा अगर आप इसको डिवाइड करो। एक बार लेट्स सी, अगर मैं 8,000 को डिवाइड करता हूं 310 से तो 25 लीटर प्रतिदिन दूध जो है वो काऊ जो है वो दे रही है यहाँ पर। ये बहुत हाई लेवल ऑफ मिल्क प्रोडक्शन है, मतलब ये बहुत हाई लेवल की ब्रीड है, इसलिए ये इतना दूध दे पाती है। इंडियन काउस जो हैं वो इतना दूध नहीं प्रोड्यूस कर पाती हैं, वो दूध देती हैं 4,000 से 5,000 लीटर इन अ लैक्टेशन साइकिल। अब 5,000 लीटर का मतलब ये नहीं है कि वो एक दिन में 5,000 लीटर दूध दे रही है, 5,000 लीटर पर लैक्टेशन साइकिल। लैक्टेशन साइकिल होती है 300 दिन की और फिर उसके बाद वो बंद हो जाती है। वो स्टार्ट तभी होगी व्हेन काउ विल गिव बर्थ टू अनदर बेबी। ठीक है, तो आई होप इतनी डिटेल में आपको नहीं समझना था, बट आपको पता होना चाहिए। तो मतलब हाई यील्डिंग सिंथेटिक कैटल ब्रीड्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहां पर इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च जो है ICAR, उसके साथ में उन्होंने क्या डेवलप करा था, वृंदावनी। ये भी एक हाइब्रिड ब्रीड है। तो ये इट इज अ ब्लेंड ऑफ एक्सोटिक ब्रीड हॉल्स्टाइन फ्रीजियन ब्राउन स्विस जर्सी विद द इंडिजिनस हरियाणा कैटल। ठीक है, ICAR क्या है, एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, एपेक्स बॉडी है फॉर कोऑर्डिनेटिंग गाइडिंग एंड मैनेजिंग रिसर्च। पहले इसको इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बोला गया था। जुलाई 16 1929 में इसको पहली बार बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली के अंदर है। ठीक है, BSNL, ये नई दूसरी खबर, BSNL के द्वारा लॉन्च करा गया नेशन वाइड वो वाईफाई सर्विस अक्रॉस इंडिया, वॉइस ओवर वाईफाई। मतलब इसमें क्या है कि आप अगर आपके घर के आसपास मोबाइल टावर नहीं लगा हुआ तो आप वाईफाई के थ्रू सिग्नल्स ले सकते हो। जैसे मैं जिस घर में रहता हूं नोएडा में, वहां पर मोबाइल टावर काफी दूर है। तो अगर मैं वाईफाई के कवरेज में नहीं हूं, मतलब मेरे घर में अगर वाईफाई बंद हो जाता है तो कॉल मिलाने में और कॉल रिसीव करने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि नेटवर्क जो है वो थोड़े सिग्नल उसके वीक हैं, दूर लगा हुआ है टावर। अभी टावर लगाने की बात हो रही है लेकिन अभी तक लगाया नहीं गया। तो वॉइस वाईफाई में क्या होता है कि आपका जो एयरटेल का या जियो का जो भी इंटरनेट या वाईफाई लगा हुआ है, उससे आप अपने मोबाइल में सिग्नल्स जो है वो ले सकते हो। इट वर्क्स यूजिंग IMS एंड यूज द सेम मोबाइल नंबर एंड फोन डायलर विदाउट एनी थर्ड पार्टी ऐप। ठीक है, इट क्लियर कॉल्स इन एरियाज विद वीक मोबाइल नेटवर्क, इट यूजेस एग्जिस्टिंग वाईफाई, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो रजिस्टर हाई यील्डिंग सिंथेटिक कैटल ब्रीड्स को लेकर ये 2 पॉइंट है, स्ट्रॉन्गर डेयरी सेक्टर, साइंस एंड रिसर्च। ये जो ब्लू वाला न्यूज आर्टिकल है उसको लेकर ये दोनों इसकी ब्रीफ समरी जो है वो मैंने डाली हुई है, ये आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज मत होना कि वॉइस वाईफाई में स्ट्रॉन्गर डेयरी सेक्टर कहां आ गया। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट ओरल पिल फॉर थैलेसीमिया अनीमिया अप्रूव्ड बाय US FDA। तो US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक पहली ओरल पिल लेकर आई गई, किसके लिए, उन पेशेंट्स के लिए दोज हु आर सफरिंग विद थैलेसीमिया अनीमिया। थैलेसीमिया क्या है, एक ब्लड डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड है, मतलब जेनेटिक होता है। क्या होता है, इट विल अफेक्ट योर बॉडी टू प्रोड्यूस नॉर्मल हीमोग्लोबिन। हमारी बॉडी का जो हीमोग्लोबिन होता है वो कम प्रोड्यूस होता है अगर किसी को थैलेसीमिया है। हीमोग्लोबिन क्या है, इट इज अ प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल्स which allows your RBCs to transport oxygen throughout your body। तो आपकी बॉडी में RBCs की कमी होगी, उस वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। ठीक है, थैलेसीमिया की वजह से ही अनीमिया हो जाता है, जिसमें आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स जो है वो कम प्रोड्यूस होते हैं, तो आपकी बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसीज आपको नजर आएंगी। ठीक है, अच्छा, ये जो
ओरल पिल है उसका नाम क्या है? माइटापिवाट या मीटापिवाट, टू बी मार्केटेड अंडर द ब्रांड नेम एक्वेस्मे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया इन एडल्ट्स विद अल्फा और बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, पता होना चाहिए थैलेसीमिया क्या है। थैलेसीमिया एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम प्रोड्यूस होता है और उस वजह से आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं। रेड ब्लड सेल्स कम होने की वजह से आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती है ऑक्सीजन, और उस वजह से आपकी बॉडी में काफी ज्यादा डेफिशिएंसीज पैदा हो जाती हैं। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए क्या माइटापिवाट करके एक मेडिसिन लेकर आया गया जिसको रिसेंटली यूएस एफडीए के द्वारा अप्रूवल मिला है। ये फर्स्ट इन क्लास मेडिकेशन है जो आपके एनर्जी लेवल्स को जो है वो रेड ब्लड्स के साथ में मैच कर देगी। ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ न्यूज अब पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है ईस्टर्न इंपीरियल ईगल। ये जो ईस्टर्न इंपीरियल ईगल है ये जनरली प्रेडेटर क्लास में मानी जाती है, यानी कि इट प्रेज अपॉन द लोअर एनिमल्स। ठीक है, अब ये जनरली ब्रीड करती है यूरोप में एक्सटेंसिवली थ्रू वेस्ट एंड द सेंट्रल एशिया। उसके बाद मोस्ट पॉपुलेशन आर माइग्रेटरी, यानी कि घुमक्कड़ लोग होते हैं ये, कभी सेंट्रल एशिया से वेस्ट एशिया, कभी वेस्ट एशिया से इंडिया। ये जो ईस्टर्न इंपीरियल ईगल है इसको देखा गया मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व के अंदर। अब ये जो मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व है इसके बारे में थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जान लेते हैं। ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में है, विच इज स्प्रेड ओवर 321 स्क्वायर किलोमीटर, और ये ट्राई जंक्शन ऑफ 3 स्टेट्स, मतलब ये 3 स्टेट्स का पार्ट है। कौन सी? मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व। तो तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका, ये पार्ट भी है किसका? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, विच इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व को अनाउंस करा गया था ये कौन से ईयर में करा गया था? द ऑस्कर विनिंग एलिफेंट विस्परर वॉज फिल्म्ड एट द थेपड़केडू एलिफेंट कैंप, जो कि मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व के अंदर ही है। ठीक है, ये ईगल इसमें पाई जाती है, ये नाम थोड़ा याद रखना। आई होप आपके लिए नोट्स जो हैं वो ये एक्सेसिबल होंगे, काफी यूजर फ्रेंडली होंगे। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी फीडबैक है तो आप मुझे यहाँ पर दे सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से यूजर फ्रेंडली नोट्स जो हैं वो यहाँ पर दिए जा सके। Amazon stingless bees granted legal rights in Peru। तो पेरू की जो म्युनिसिपैलिटी है उन्होंने डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स फॉर नेटिव स्टिंगलेस बी थ्रू अ म्युनिसिपल ऑर्डिनेंस पास करा, यानी कि इंसेक्ट के राइट्स को ग्लोबली अब रिकॉग्नाइज करा जा रहा है और ये पहला ऐसा ऑर्डर पास हुआ। ये क्या है? दे आर दी ओल्डेस्ट बीज स्पीशीज ऑन द अर्थ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेटिंग 80% ऑफ एमेजोनियन फ्लोरा। अब ये स्टिंगलेस हैं, यानी कि ये डंक नहीं मारती हैं, ये हार्मलेस हैं एक तरीके से, एंड दे आर ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड एंड कल्टिवेटेड बाय द इंडिजिनस कम्युनिटीज। They are not completely devoid of a stinger, rather they possess a vestigial stinger that is too small to be used for defense। स्टिंगर पता है क्या होता है? जो काटने वाली इनकी चोंच होती है। जैसे आपको नजर आएगा हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं जिनका अब कोई काम नहीं है, राइट? अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो आप वहां पर वेस्टिजियल ऑर्गन्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो मेल और फीमेल की बॉडी में आपको नजर आएगा कि एक आध वेस्टिजियल ऑर्गन आपको नजर आ जाएगा। अभी यहां पर बात करना ठीक नहीं है, बट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब जो एक जमाने में जिसकी जरूरत थी आज उसकी जरूरत नहीं है। जैसे कि आज की तारीख में नाखून कैन बी कंसिडर्ड और नेल्स कैन बी कंसिडर्ड एज वेस्टिजियल्स, क्योंकि हमें इनको काटना ही पड़ता है। पहले जरूरत पड़ती थी क्योंकि मैन यूज्ड टू डिग, उसको काम आता था वो शार्प नेल्स, अभी उसके लिए वो काम नहीं आता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं। अभी हम इवॉल्व हो चुके हैं कि वी हैव नाइव्स, वी हैव सिजर्स, वी हैव कटर्स। पहले हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हुआ करते थे। तो ये नेल्स एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, पर ये एक ऑर्गन नहीं है, नेल इज अ टिश्यू। ठीक है, तो पता चल गया आपको वर्ल्ड फर्स्ट इंसेक्ट टू बी ग्रांटेड लीगल राइट, ये है हमारी स्टिंगलेस बी।
कर्नाटका स्पॉट्स इट्स फर्स्ट सैंडलवुड लेपर्ड। तो सैंडलवुड समझते हो आप, चंदन, चंदन लेपर्ड, चंदन रंग का लेपर्ड जो है वो नजर आ रहा है। पहला ऐसा लेपर्ड है जो चंदन कलर का है। अल्ट्रा रेयर लेपर्ड मेलानिस्टिक मॉर्फ डॉक्यूमेंटेड, कहां पर? कर्नाटका के विजयनगरा डिस्ट्रिक्ट में। जितने भी लेपर्ड्स आपको हमारी कंट्री के अंदर नजर आएंगे उसके अंदर ब्लैक रोजेट्स नजर आते हैं, हल्के हल्के काले धब्बे रोज के शेप में होते हैं। लेकिन अगर कोई मेलानिस्टिक मॉर्फ हो जाता है, यानी कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है, तो उसकी वजह से ओवर अबंडेंस ऑफ मेलेनिन आ जाता है। मेलेनिन हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल है जो हमारी स्किन को कलर देता है। जैसे आपको नजर आएगा कि अफ्रीकन्स की स्किन अक्सर डार्क होती है। जिस भी ह्यूमन बॉडी के अंदर ज्यादा एक्सपोजर होगा सन का, इट विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस मेलेनिन, और उसकी वजह से ये आपकी बॉडी जो है वो डार्क होता चला जाता है, स्किन कलर जो आपको सन रेस से प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें गिविंग राइज टू सॉलिड ब्लैक कोट। अगर कोई भी मेलानिन डिसऑर्डर होगा, या तो ऐसा होगा कि चीता पूरा काला हो गया, या फिर आपको नजर आएगा कि इसके अंदर क्या आ गया, उसके अंदर आपको नजर आएगा ह्यू ऑफ सैंडलवुड विद फेंट रोजेट्स विजिबल इन लाइट और कैमरा फ्लैशेस। तो आपको इसके अंदर जो स्पॉट्स नजर आ रहे हैं वो रोजेट्स हैं, बट वो मेलानिन नहीं है उसके अंदर। जब आपकी बॉडी के अंदर मेलानिन नहीं प्रोड्यूस होता तो आपको सन से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है। धूप आपको बहुत ज्यादा चोट पहुंचा सकती है, आपकी बॉडी के अंदर स्किन कैंसर तक वो दे सकती है अगर आपकी बॉडी मेलानिन प्रोड्यूस नहीं करती। तो दीज स्पीशीज आर क्वाइट वल्नरेबल। सो इन इंडिया सैंडलवुड लेपर्ड्स आर एक्सट्रीमली रेयर। कहां पर पाया गया ये पता होना चाहिए, क्यों पाया गया ये पता होना चाहिए। लखनऊ, अब यूपी से रिलेटेड न्यूज है तो पक्का पता होनी चाहिए हमें। यूपी में कुकरेल फॉरेस्ट एरिया में अर्बन नाइट सफारी को लेकर आया गया। ये इंडिया की पहली है क्या, फर्स्ट अर्बन नाइट सफारी, कंट्रोल्ड नॉक्टर्नल वाइल्ड लाइफ व्यूइंग एक्सपीरियंस विद इन सिटी लिमिट्स। तो नॉक्टर्नल लाइफ क्या होती है? नॉक्टर्नल का मतलब जो लोग रात को जागते हैं। अब नॉक्टर्नल वाइल्ड लाइफ का मतलब कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जो जंगल में रात को एक्टिव हो जाते हैं। तो उस वाइल्ड लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए कुकरेल फॉरेस्ट एरिया में लखनऊ के अंदर आई फर्स्ट अर्बन नाइट सफारी। तो ये कहां पर है? ये कुकरेल फॉरेस्ट एरिया इज स्पेसिफिकली नोन फॉर क्रोकोडाइल, घड़ियाल एंड टर्टल। ये एक इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प के थ्रू बनाया गया है। बैम्बू हट्स, नेचर एंड ये सारी चीजें पता होना चाहिए क्योंकि यूपी का ही पेपर आप पढ़ने वाले हैं। अरामलम डिक्लेयर्ड एज केरलास फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी। तो इंडिया की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी केरला में आ रही है, अरामलम में। तो दे हैव ऑफिशियली रीनेम्ड द अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनटू द अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी। ये फर्स्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है विच इज डेडिकेटेड टू बटरफ्लाईज ओनली। ये सेंचुरी डिक्लेयर करी गई 1984 में। फिर उसके बाद ये 55 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है एंड इट हैज एवरग्रीन एज वेल एज सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट इन कन्नूर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आ जाइए। कोकोनट रूट विल्ट डिजीज। आपने पता होगा कि पोटैटो को अलग डिजीज होती है, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं हम साइंस में। तो वैसे ही कोकोनट रूट विल्ट डिसीज जो है बहुत ज्यादा है, ये कोकोनट ग्रोइंग रीजन्स में बहुत ज्यादा फैल रही है। एंड इट इज अ नॉन फेटल डिजीज ऑफ कोकोनट कॉज्ड बाय फाइटोप्लाज्मा। पहली बार ये 150 साल पहले आइडेंटिफाई करी गई थी। एंड इट इज अ वेक्टर बॉर्न, यानी कि ये फैलती है सैप फीडिंग इंसेक्ट्स के थ्रू। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट मेरे को नजर आया तो मैंने कहा डाल दूं। कायसनूर फॉरेस्ट डिजीज, ये बहुत बार न्यूज में आ चुकी है। पहली बार इसको कर्नाटका में देखा गया 1957 के अंदर। अब ये फैलती कैसे है? सबसे पहले आप ये देखिए, एक हार्ड टिक है, ठीक है। अब ये जो टिक है ये चिपक जाती है इंसान के शरीर पर। जैसे ये टिक आपके शरीर पर चिपक गई, इट विल लीव देयर ओन डंक। ये अपना जहर, वेनम जो है वो आपकी बॉडी में छोड़ देगी। वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है और मंकीज एंड रोडेंट्स कैन ऑल्सो बी इन्फेक्टेड। टिक्स एक्वायर वायरस फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल एंड कंटिन्यू द साइकिल। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, ये जो टिक है ये पहले
इनके पास लगती है, ये बंदर के पास लग गई, चूहे के पास लग गई, ये चूहा आपके घर पर आ गया, या आपने बंदर को गले लगा लिया, या बंदर ने आपको काट लिया, या आपने बंदर को गले लगा लिया, या बंदरिया ने आपको गले लगा लिया। समझने वाले समझ गए, ठीक है। अब ये जो टिक है ये आपकी बॉडी पे एंटर कर गई, वायरस एंटर कर गया आपकी बॉडी में, तो दिस इज हाउ इट स्प्रेड्स। बट ये बात ध्यान रखना कि इट डज नॉट स्प्रेड बिटवीन पीपल, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं होगा, इसका कोई क्योर नहीं है अभी तक। होता क्या है, प्रोस्ट्रेशन, हाई ग्रेड फीवर, डायरिया, वॉमिटिंग, न्यूरोलॉजिकल हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन। वैक्सीन अवेलेबल है, इट इज रिकमेंडेड वेयर KFD इज फाउंड, बट क्योर नहीं है, मतलब इलाज नहीं है, वैक्सीन है कि आपने लगा लिया तो होगा नहीं, ठीक है। चलो, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है, बड़ा छोटा है। सेंटर ने डिक्लेयर करा बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 किलोमीटर अमाउंट कुंभलगढ़ वाइल्ड सेंचुरी, जो कि राजस्थान में है, जो कि एक इको सेंसिटिव जोन भी है। अब ये जो कुंभलगढ़ फोर्ट है, इससे रिलेटेड कुछ न्यूज है, वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मतलब फैक्ट्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैं इसलिए समझा नहीं रहा हूं। रिपब्लिक डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम सब लोगों के लिए। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में कभी भी ये चीजें जो हैं वो पूछी जा सकती हैं, तो ये दो चीजें अलग अलग हैं, उसको एक बार हम समझ लेते हैं। तो JNK वुमेन ऑफिसर टू कमांड ऑल मेल CRPF मार्चिंग कॉन्टिजेंट ऑन रिपब्लिक डे। तो जो CRPF का ऑल मेल मार्चिंग रेजिमेंट है, इट विल बी कमांडेड बाय सिमरन बाला, जो कि 26 ईयर ओल्ड CRPF असिस्टेंट कमांडेंट है। 26 जनवरी कर्तव्य पथ पर इन्होंने ही उसको लीड करा, ठीक है। इट इज अ फर्स्ट लेडी ऑफिसर दैट विल कमांड अ पार्टी ऑफ मोर देन 140 मेल पर्सनल। मिस्टर बाला, सिमरन बाला, जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी एरिया से है। इसके अलावा अक्षिता धनकर, इन्होंने प्रेसिडेंट के साथ में हमारे फ्लैग को अनफर्ल करती हैं। ये कासनी विलेज हरियाणा से हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर शोकेस करेंगी प्रकाश गंगा टैब्ल्यू, ठीक है, पावरिंग एन आत्मनिर्भर एंड विकसित भारत। प्रकाश गंगा की थीम क्या है, रिवर ऑफ लाइट, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ पावर अक्रॉस इंटरनेशनल कनेक्टेड ग्रिड। तो ये कुछ छोटी सी ही न्यूज है, इनके नाम थोड़ा याद करना जरूरी है, पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नोट्स बनाते रहिएगा या फिर डायरेक्टली PDF डाउनलोड कर लेना, मतलब जैसा आपको ठीक लगे। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, अभी आपको पता चल रहा होगा, हम एनवायरमेंट, पहले साइंस की न्यूज पे थे, फिर एनवायरमेंट पे आए, अब एनवायरमेंट से नेशनल न्यूज पे आ चुके हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अपनी एक नया स्कीम लेकर आती है, जिसका नाम है राहवीर, यानी कि गुड समैरिटन। गुड समैरिटन का मतलब क्या होता है, गुड समैरिटन का मतलब होता है जहां पर आप एक चलते फिरते किसी की हेल्प कर देते हैं। जैसे आपने देखा किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आपने उसकी हेल्प कर दी, इसके लिए आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। वाई पीपल इन इंडिया डजंट वांट टू बी अ गुड समैरिटन, वो एक अच्छा सिटीजन क्यों नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने किसी की हेल्प करी तो उनको ऐसा लगता है कि मैं ही फंस गया, कि पुलिस के चक्कर लगाओ, पुलिस वाले आपसे उल्टा सवाल पूछेंगे, गलती से जो इंडिविजुअल घायल था उसने बोलते भाई साहब इन्होंने ही मारा है मुझे। तो राहवीर एक गुड समैरिटन इनिशिएटिव है, सेक्शन 134A ऑफ मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स हु हेल्प रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स ड्यूरिंग गोल्डन आवर। गोल्डन आवर का मतलब होता है फर्स्ट आवर ऑफ द एक्सीडेंट। इसमें फीचर है लीगल प्रोटेक्शन, नो सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर हेल्पर्स एक्टिंग इन गुड फेथ, राइट टू एनोनिमिटी, यानी कि उनको फोर्स नहीं करा जा सकता कि आप विटनेस बने या ये अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करें। लिमिटेड पुलिस इंटरेक्शन, खाली एक वॉलंटरी स्टेटमेंट देनी होगी जिसकी उन्होंने हेल्प करी, बस ये, बाकी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कंप्लीट्स 9 ईयर्स। 2017 में ये पहली बार लेकर आया गया था इस योजना को, अब इसके अंदर 9 साल पूरे हो गए हैं। इट इज एग्जीक्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इसके अंदर कुछ पैसा डालते हैं।
इट इज डिजाइंड टू सपोर्ट प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। लैक्टेटिंग मदर्स का मतलब दोज हु आर फीडिंग मिल्क टू देयर बेबीज। द स्कीम इज टू प्रोवाइड मैटरनिटी बेनिफिट। तो ये क्या करते हैं, जैसे कि वुमेन जब प्रेग्नेंट हो जाती है या व्हेन शी इज इन द प्रेगनेंसी स्टेज, तो शी इज अनेबल टू वर्क, तो उसके लिए उनको फिजिकल बेनिफिट दिए जाते हैं, मतलब 5,000 7,000 रुपए कुछ पैसा सरकार की तरफ से दिया जाता है। so that health seeking behavior हो among pregnant women and lactating mothers, ensuring better maternal and child health outcome। अगर माँ प्रेग्नेंट होती है जब, तो वो काम नहीं करेगी और आराम करेगी तो उसका बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। तो बेटर मैटरनल आउटकम, ये बात आपको पता होनी चाहिए। पर ये खाली फर्स्ट 2 लिविंग चिल्ड्रन के लिए ही दिया जा सकता है, एंड प्रोवाइडेड द सेकेंड चाइल्ड इज अ गर्ल। ठीक है, अगर पहला बच्चा मेल हुआ और दूसरा बच्चा भी मेल हुआ तो दूसरे मेल पर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, लड़की पे ही मिलेगा। in case the first child, the amount of 5,000 in 2 installment, for the second child the benefit of 6,000 will be provided, subject to the second child, the girl child, in 1 installment after the birth। पहली बारी में बच्चा पैदा होता है, लड़का हो लड़की उससे फर्क नहीं पड़ता, 5,000 मिलेंगे 2 किस्तों के अंदर। दूसरा बच्चा जब पैदा होगा, अगर वो लड़की है तो आपको 6,000 रुपए मिलेंगे पहली किस्त के अंदर। ये यहां पर बोला जा रहा है। गवर्नमेंट एम्स टू मेक इंडिया चाइल्ड मैरिज फ्री बाय 2030। तो सरकार लेकर आई बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन, और ये चाइल्ड मैरिज को रिड्यूस करना चाहते हैं 10% बाय 2026, और 2030 में ये खत्म करना चाहते हैं इसको। बलोर डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम अ फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट इन 2025। सितंबर 17, 2025 में सूरजपुर छत्तीसगढ़ ने 75 विलेज पंचायत को चाइल्ड मैरिज फ्री पंचायत डिक्लेयर करा गया। ठीक है, आई होप आपको काफी चीजें जो हैं वो नई सीखने को मिल रही होंगी विद द हेल्प ऑफ दीज इन्फोग्राफिक्स। आप अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ते रहिएगा, सो दैट मेरे लिए भी इजी हो आप लोगों के फीडबैक के ऊपर काम करना, राइट। चलिए, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। अब हम चाइल्ड मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं, चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके एक्ट के बारे में भी बात कर लें। 2006 में लेकर आया गया था। तो इट रिप्लेस द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो 1929 में लेकर आया गया था, उसको हम सरदा एक्ट भी बोलते हैं, विद द एम टू प्रोहिबिट रादर देन मेयरली रिस्ट्रेन चाइल्ड मैरिजेस। तो हम प्रोहिबिट करना चाहते हैं, ये नहीं कि चाइल्ड मैरिजेस को रोक रहे हैं, इनके ऊपर हम पूरी तरीके से बंदिश लगाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से बोल रहे हैं, चाइल्ड वो है विच इज अंडर 21, और अगर वो लड़की तो अंडर 18। चाइल्ड मैरिज का मतलब इनमें से कोई भी बच्चा हो सकता है। अगर लड़की 19 साल की है और लड़का 22 साल का है, वो भी चाइल्ड मैरिज मानी जाएगी। सॉरी, अगर लड़की 17 साल की है और लड़का 25 साल का है तो भी ये चाइल्ड मैरिज मानी जाएगी, क्योंकि लड़की 18 से नीचे होते ही वो चाइल्ड है, लड़का 21 से नीचे होते ही चाइल्ड है। पनिशमेंट्स हैं, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब आपको बेल नहीं मिलेगी इसके अंदर, 2 साल की जेल हो सकती है, 1 लाख रुपए का फाइन लग सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। स्टेट ने उसके लिए चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स लगा रखे हैं, और भी आपको बहुत चीजें जो है वो उसके अंदर नजर आएंगी। मतलब ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन के बारे में। फिर इंडियन रेलवेज बिकम्स द बिगेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम ग्लोबली। पूरे वर्ल्ड के अंदर इतना ज्यादा रेलवे सिस्टम किसी का भी इलेक्ट्रिफाइड नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं पर वो आज भी कोयले से ही ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन इंडिया में आपको नजर आएगा 99.2% ऑफ ब्रॉड गेज नेटवर्क। अब ये जो रेलवेज है ना, ये अलग अलग गेज पे चलती हैं, तो ब्रॉड गेज 99.2% जो है वो इलेक्ट्रीफाई हो चुकी है, यानी कि वो बिजली से चलती है। मिशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हमारा ये इनिशिएटिव था, एंड इट वाज लॉन्च द इलेक्ट्रिफिकेशन ड्राइव 1925 में लेकर आई गई, लेकिन 2014 के बाद, यानी कि 90 साल के बाद, हमने सोचा कि चलिए इस मिशन को और आगे बढ़ाते हैं। तो 70,000 किलोमीटर के आसपास है, और ये सोलर पावर से रिलेटेड भी। फिर अभी रिसेंटली जुलाई के महीने में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिंद से, जो हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है, उस सोनीपत के बीच में हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च करा था। वो ट्रेन के ऊपर काम चालू हुआ था जनवरी में,
तो इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रेन ट्रायल जो है वो बिगिन हुआ जनवरी में। अब वो उसको लॉन्च कर दिया है जुलाई 2026 में। तो जब हम जुलाई 2026 के करंट अफेयर पढ़ेंगे तो हम उसको कवर करेंगे। तो द ट्रायल रन ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन हैज कमेंडेड विद द टेस्टिंग कैरिड आउट बाय RDSO, यानी कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इस हाइड्रोजन ट्रेन को बनाया गया है चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को, जिंद और सोनीपत पे ये चलने वाली है। एंड इंडिया विल ज्वाइन एन एलीट ग्लोबल लीग, क्योंकि एलीट कंट्रीज में ही ये ट्रेन चलाई जाती है, जैसे जर्मनी, जापान, चाइना एंड स्वीडन, जो कि हाइड्रोजन पावर्ड है। इसमें 10 कोचेज हैं, तो ये इंडिया की वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रेन बनेगी जो कि हाइड्रोजन पर रन करती है। और इसका जो एमिशन है वो वाटर वेपर है, यानी कि इसके अंदर कोई भी आपको जो है वो नजर नहीं आएगा कि कोई एमिशन है जो पॉल्यूशन करता हो। इंडिया हैज ऑल्सो बिकम द फर्स्ट कंट्री टू कमर्शियली प्रोड्यूस बायो बिटुमेन। अब बिटुमेन क्या है? एक पेट्रोलियम बिटुमेन होता है जिसके थ्रू हम रोड बनाते हैं। चारकोल टार आपने समझा है ना, वो जो चारकोल टार है उसको प्रोड्यूस करने में पेट्रोल लगाया जाता है और उसकी वजह से बहुत सारा पोल्यूशन जो है वो पैदा होता है। तो इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम एग्रीकल्चर रेजिड्यू, जैसे कि राइस स्ट्रॉ से बनाया जाता है। तो हम फॉसिल फ्यूल डिराइव्ड बिटुमेन जो है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसमें ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, जैसे कि CSIR देहरादून, CSIR न्यू दिल्ली, ये इन्वॉल्व है। ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि कहीं ना कहीं पर सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है जैसे आपने कोई प्रोडक्ट यूज करा तो हम उसको वापस से उसको रिसाइकिल करके एक नया प्रोडक्ट बनाकर नए कंज्यूमर को बेच सकते हैं। तो ये सर्कुलर, एक प्रोडक्ट सर्कुलर में घूम रहा है। आपने यूज करा, आपने उसको वेस्ट कर कर फेंक दिया तो वो कूड़ा हो गया, अब है ना, अब उसको यूज नहीं कर सकते। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है आप एक ही प्रोडक्ट को रिसाइकिल कर कर वापस से यूज कर सकते हो। ठीक है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026। ठीक है। आई होप अभी तक आप लोगों को काफी चीजें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। बाकी जितने भी हमारे करंट अफेयर्स अब बचे हुए हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो का लेंथ 1 घंटे से ज्यादा हो जाए। अब जो आखिरी का वीडियो होगा शायद वो 1-1.5 घंटे का होगा, पर वो आखिरी वीडियो होगा और जनवरी के हमारे करंट अफेयर्स फिर पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स दी करंट अफेयर्स ऑफ February 2026। एंड इसी तरीके से हम यहाँ पर आपके नवंबर तक के करंट अफेयर्स पूरे करने वाले हैं, जिससे कि आप अपनी करंट अफेयर की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर लें। एक बात और ध्यान रखिएगा कि इससे सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं हो रहे हैं, इससे आपको नजर आएगा कि आपके काफी बेसिक फैक्ट्स और स्कीम्स और पॉलिसीज भी कवर होंगी और आपका एक तरीके से रैपिड रिवीजन भी हो रहा है। अगर आप इस करंट अफेयर वीडियो को दोबारा देखते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको 1.5x की स्पीड से देखें दोबारा रिवाइज करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। मुलाकात होगी हमारी वापस से तीसरी वीडियो में, जो कि हमारी आखिरी वीडियो होगी जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स। थैंक यू।